Yes, hello students. In a previous lecture, we were talking about the titrations, and uh, we have two methods for the calculations, yeah, for the titration, theoretical calculation of titration. We have two methods. One is known as mole concept. For mole concept, you have to balance the equation and then use the number of moles according to the balanced equation and according to the given data. Second concept is equivalent concept. It is based on the equivalence point of the reaction and number of gram equivalent. We have to calculate the number of gram equivalent, and or at equivalence point means the point of reaction. It doesn't need uh, doesn't need to balance the इक्वेशन. हमें किसी बैलेंस्ड इक्वेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इसके लिए, ठीक है. और ये होता क्या इक्विवेलेंस पॉइंट? द पॉइंट ऑफ द रिएक्शन या टाइम एट ऑफ द रिएक्शन एट विच द नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट ऑफ टू सब्सटेंसेज आर इक्वल. और दो सब्सटेंस को आपको बताया था कोई भी हो सकते हैं. मेनली तो वो होते हैं जो रिएक्ट करते हैं, मेनली उन्हीं को डिस्कस करते हैं, दोज आर टेक पार्ट इन रिएक्शन. लेकिन हम किसी रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के साथ भी रिलेशन या दो प्रोडक्ट का एक दूसरे के साथ भी रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं इसके बेस पर, ठीक है. और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को सॉल्व करने के लिए वी हैव फोर फार्मूलाज: नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर, और गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ठीक है. और नंबर ऑफ मोल्स के लिए तो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं: मोलरिटी इनटू वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू द मोलरिटी डेटा, या गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ द मॉलिक्यूल. ये हमारे पास है, ठीक है. तो अब हम पहले एक दो टाइट्रेशन समझ लेते हैं, उसके बाद उनके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है. या कुछ डाउट्स हैं स्टूडेंट के, वो हम डिस्कस करते हैं. वो सभी इन्हीं से रिलेटेड है, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, टाइट्रेशन से रिलेटेड है. तो फर्स्ट हमारा टाइट्रेशन क्या था? फर्स्ट टाइट्रेशन था एसिड बेस टाइट्रेशन. इसे आपको बताया था, इट इज़ आल्सो नोन एज सिंपल टाइट्रेशन. सिंपल टाइट्रेशन, या इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा, और एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो जनरली क्या होता है? सॉल्ट बनता है और साथ में वाटर प्रोड्यूस होता है, ठीक है. तो एसिड बेस टाइट्रेशन है ये, या इसे सिंपल टाइट्रेशन कहा जाता है, ठीक है. अब इस एसिड बेस टाइट्रेशन में कैसे होता है टाइट्रेशन, किस तरह से रहता है? आप एसिड कैन बी टाइट्रेटेड अगेंस्ट बेस, और बेस कैन बी टाइट्रेटेड अगेंस्ट एसिड, ठीक है. एसिड can be titrated against base और वाइस वर्सा. इसका रिवर्स भी हो सकता है, बेस कैन बी टाइट्रेटेड अगेंस्ट एसिड, ठीक है. तो अब इसका मीनिंग क्या है या टाइट्रेशन में किस तरह से होता है? तो कभी आप लेबोरेटरी में देखेंगे तो आपके पास एक इस तरह का ठीक है, ये इस तरह का यहाँ पे सब मार्क होते हैं, इसे ब्यूरेट कहा जाता है, ठीक है. क्या कहते हैं इसे? ब्यूरेट कहा जाता है. प्रैक्टिकल की बुक में आपको देखने को मिलेगा ये, ठीक है. आपने रीड भी किया होगा कभी. यहाँ इसमें एक स्टॉपर होता है, ठीक है. इस स्टॉपर को ओपन कर देते हैं तो ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें से मटेरियल रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है. और इसे हम क्या करते हैं? स्टैंड क्लैंप होते हैं, ठीक है. स्टैंड से इसे कनेक्ट कर देते हैं, और यहाँ इसमें नीचे क्या रखा होता है? एक क्या हो सकता है? कॉनिकल फ्लास्क हो सकता है, या राउंड बॉटम फ्लास्क हो सकता है. जैसे हमने कॉनिकल फ्लास्क लिया है, राउंड बॉटम फ्लास्क भी हो सकता है, बीकर भी हो सकता है, ठीक है.
ठीक, ये इसमें स्टैंड पर फिक्स होता है। ठीक है, तो हम इस स्टैंड पर क्या रख दिया हमने, अब ये एसिड कैन बी टाइट्रेटेड अगेंस्ट बेस, ठीक है, या वाइस वर्सा। इसका क्या मीनिंग है, ब्यूरेट में ये कॉनिकल फ्लास्क है या राउंड बॉटम फ्लास्क है, इस फ्लास्क में जो भी मटेरियल रहता है, जैसे मान लो मैं यहाँ पर ऊपर वाले स्टेटमेंट के लिए लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ये एसिड होगा यहाँ, ठीक है, और यहाँ इसमें क्या होगा, यहाँ मैंने कहा ना मार्क बना होता है इसमें, 0 to 50 होगा या 0 to 100 होगा, ठीक है, मेनली ये 0 से यहाँ पर 0 होता है या यहाँ पर 50 होगा, या इधर 0 होगा यहाँ पर 50 होगा, वो दोनों में से कोई भी, दोनों टाइप के होते हैं, यानी 0 मार्क भी होता है टॉप पर, ठीक, या टॉप पर क्या होता है 50 मार्क भी होता है, दोनों टाइप के होते हैं, ठीक है। मेनली तो 0 मार्क होता है मेन वाले जो ब्यूरेट होते हैं, ठीक है। और इसमें हमने क्या लिया, बेस, तो ये है एसिड कैन बी टाइट्रेटेड अगेंस्ट बेस। तो अगेंस्ट का मीनिंग क्या है, ये जो ब्यूरेट में मटेरियल होता है वो अगेंस्ट के बाद, यानी अगेंस्ट वर्ड के बाद जो लिखा होता है, अगेंस्ट वर्ड के बाद जो लिखा होता है, इट शुड बी इन ब्यूरेट, उसे ब्यूरेट में रखा जाता है। और जो जिसे टाइट्रेट करना है, इट शुड बी इन कॉनिकल और राउंड बॉटम फ्लास्क। इसकी क्वांटिटी कम होती है, ये लिमिटेड अमाउंट में होता है, इट इज़ लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट, ये कम क्वांटिटी में होता है, ठीक है। और ये तो ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतना यूज़ करते हैं, इस तरह से इसे ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें ऐड करते हैं, ठीक है, बेस को या जो भी होगा। अब अगर इसका वाइस वर्सा है, मतलब बेस कैन बी टाइट्रेटेड अगेंस्ट एसिड, तो इस कॉनिकल फ्लास्क में या राउंड बॉटम फ्लास्क में या बीकर में क्या होगा, बेस होगा, और यहाँ ब्यूरेट में क्या होगा, एसिड होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है, तो एसिड को बेस के अगेंस्ट या बेस को एसिड के अगेंस्ट हम इसे टाइट्रेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो वैल्यू आती है, जैसे मान लो ये 0 मार्क है, ठीक है, हमने 0 वाला मार्क लिया, और यहाँ पर कितना मार्क है, 15 मार्क है, मान लो फॉर एग्जांपल 15, ठीक है, तो ये ml होगा, ml में मार्किंग होती है ये, ठीक, तो 0 से 15, और मान लो इतना कंज्यूम हो जाता है, फॉर एग्जांपल इतना यूज़ होगा, तो इसे टाइटर वैल्यू कहते हैं। अभी पीछे एक न्यूमेरिकल हमने डिस्कस किया था ना, टाइटर वैल्यू लिखा हुआ था इसमें, NaOH का इतना टाइटर वैल्यू। तो टाइटर वैल्यू का मतलब क्या होता है, टाइटर वैल्यू यही होती है जो यूज़ होती है, तो इस वैल्यू को टाइटर वैल्यू कहा जाता है। मान लो 20 है, तो 0 से 20 तक की, यानी 20 वैल्यू, 20 ml इज़ द टाइटर वैल्यू, ठीक। मान लो 30 है, 30 पर आकर वो स्टॉप हो गया है, तो 0 to 30 कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 28.7 हो सकता है, तो 28.7 इज़ द टाइटर वैल्यू। इस तरह से टाइटर वैल्यू होती है, क्लियर। तो ये अब इसमें होगा क्या, सिंपल, अगर हमारे पास मोल कंसेप्ट है, तो मोल कंसेप्ट है तो नंबर ऑफ मोल्स शुड बी इक्वल, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक। for complete neutralization, number of moles of acid should be equal to the number of moles of base और वाइस वर्सा, ठीक है। तो अगर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन करना है आपको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस। ये तो किसके बेस पर हुआ, मोल कंसेप्ट के बेस पर। और इक्विवेलेंस पॉइंट पर क्या होगा, एंड एट equivalence point, at equivalence point number of gram equivalent of acid should be equal to the number of gram equivalent of base, ठीक है। तो एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस होना चाहिए। किसके बेस पर, ये दो मेथड आपको बताए हैं। पहला मेथड क्या है, नंबर ऑफ मोल्स का, दूसरा मेथड क्या है, इक्विवेलेंट कंसेप्ट का। नंबर ऑफ मोल्स मेथड के लिए यू हैव टू बैलेंस द इक्वेशन, आपको रिएक्शन बैलेंस करना होगा, और इक्विवेलेंस के लिए आपको बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी।
ठीक है, चलिए तो कोई क्वेश्चन अगर और हमारे पास है तो हम उसे यूज़ कर लेते हैं। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन हमारे पास है, वाट वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द 100 ml ऑफ 0.1 NaHCl। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक, चलिए तो अब हम इसे क्या करते हैं, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर ये है 46, क्वेश्चन नंबर 46 है जो आपको असाइनमेंट दिया हुआ है, उसका क्वेश्चन नंबर मैं लिख भी देता हूँ पूरा। वाट वेट ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 100 ml ऑफ 0.1 NaHCl। N का मतलब क्या है, नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी गिवन है। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं, मोल कंसेप्ट और किसके बेस पर, इक्विवेलेंट कंसेप्ट। तो पहले हम क्या करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं। ठीक है, आंसर लिखते हैं इसका। चलिए, और आंसर के लिए पहले हम सेलेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोल कंसेप्ट। पहले हम मोल कंसेप्ट का यूज़ करते हैं। ठीक, आप जो भी चाहें, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं हर एक क्वेश्चन को, ईच एंड एवरी क्वेश्चन शुड सॉल्व इन 2 मेथड्स 2 वेज, हर बार 2 से सॉल्व करोगे नहीं। आपको जो बेटर लगे आप उस मेथड को यूज़ करो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बेटर लगे उससे यूज़ करो, या मोल कंसेप्ट बेटर लगता है तो उसे यूज़ करिए, आंसर रिजल्ट तो सेम आने वाला है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मोल कंसेप्ट के बेस पर हमें क्या करना होगा, वी हैव टू बैलेंस द इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो चलिए हम बैलेंस्ड इक्वेशन लिख लेते हैं। तो हम सबसे पहले बैलेंस्ड इक्वेशन लिखते हैं। हमारे पास इक्वेशन है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O एंड इट इज़ ऑलरेडी बैलेंस्ड। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, दोनों तरफ क्लोरीन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्वांटिटी इक्वल है, एटम्स की क्वांटिटी, इसका इट मीन्स इट इज़ बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक, अब मोल कंसेप्ट क्या है, मोल कंसेप्ट अभी आपको बताया, मोल कंसेप्ट में क्या होता है, मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होने चाहिए। NaOH 1 है, HCl 1 है, मीन्स अकॉर्डिंग पूरा लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl इक्वल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्जर्व करिए ना, 1 मोल इसके हैं 1 मोल इसके हैं, इट मीन्स दोनों के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं 1 1। ठीक, 2 2 होता तब भी इक्वल था, 2 इक्वल टू 2। ठीक है, तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं। अब NaOH क्या बताना है, वेट बताना है। लेट द वेट ऑफ NaOH इज W, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होगा, W अपॉन मोलर मास ऑफ NaOH। मोलर मास कितना होता है NaOH का, सोडियम, NaOH का मोलर मास सोडियम 2316 प्लस 1 40। ठीक है, W उसका क्या है, वेट मान लिया हमने, इक्वल टू, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl के अभी आपको 2 फॉर्मूले बताए थे। एक तो बताया था गिवन मास, ये तो लिख दिया हमने, गिवन मास बाय मोलर मास। दूसरा क्या बताया था, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl इक्वल है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक, लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, नॉर्मेलिटी गिवन है 0.1 N। ठीक है, आपको बताया था नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, तो नॉर्मेलिटी है 0.1, मोलैरिटी अननोन है, और HCl का एन फैक्टर कितना होता है, 1 होता है, तो इट मीन्स मोलैरिटी इक्वल टू 0.1, तो 0.1 इंटू वॉल्यूम, 0.1 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना गिवन है लिख देते हैं। चलिए, तो 0.1 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितने दिया हुआ है 100, और हमें किस में चाहिए होता है, ये तो ml में दिया हुआ है, ml में गिवन है, और हमें क्या चाहिए लीटर।
ठीक, n इंटू वी, m इंटू वी या n इंटू वी, वॉल्यूम शुड बी इन लीटर। ठीक, अगर हम वॉल्यूम को ml में रखेंगे तो वो क्या बनेंगे, मिली इक्विवेलेंट्स या मिली मोल्स। क्लियर, इफ द वॉल्यूम इज इन ml यूनिट द मोल्स और मोल्स बिकेम मिली मोल्स एंड इक्विवेलेंट बिकेम मिली इक्विवेलेंट। और अगर वॉल्यूम लीटर में होगा तो इट मीन्स वहाँ मोल्स हैं और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं, यानी ग्राम इक्विवेलेंट है, मिली इक्विवेलेंट नहीं है, मिली मोल्स नहीं है। तो ml में मिली और लीटर में मोल्स। तो ये हो गया। तो ठीक है, यहाँ से W सॉल्व कर लीजिए। देयरफॉर W इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.1 इंटू 100 इंटू 10⁻³ इंटू 40। ठीक, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 240, ये डेसिमल, ये जीरो ख़त्म, 2 पावर यहाँ से ख़त्म, यानी कि यहाँ पर आ गया 0.4 ग्राम। ये लीजिए, आंसर बी आ गया, सेकंड आंसर है इसका, 46 क्वेश्चन का सेकंड आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलिए और कोई देखते हैं, और कोई अगर इसमें इसका कोई क्वेश्चन है तो हाँ, चलिए एक क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 उसी पेज पर है जो असाइनमेंट है। ठीक है, वही मैं सेंड भी कर दूंगा आपको, व्हाट्सएप कर दूंगा कि ये वैसे असाइनमेंट जो आपको मिला हुआ है उसी का क्वेश्चन है 52। टू न्यूट्रलाइज द 20 ml, सॉरी ये हमने ग्राम इक्विवेलेंट के बेस पर तो सॉल्व किया ही नहीं, कोई नहीं, हम ग्राम इक्विवेलेंट के बेस पर सॉल्व करते हैं सेकेंड मेथड, उसके बाद 52 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कंसेप्ट। चलिए, ग्राम इक्विवेलेंट के लिए आपको इक्वेशन नहीं लिखना, आपको सीधा लिखना है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl बिकॉज बोथ टेक पार्ट इन रिएक्शन। ठीक, चलिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू n फैक्टर, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल होता है, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। अब आप कहेंगे कि इधर तो हमने n, मैंने पहले ही कहा इसके 4 वैल्यूज़ होती हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज़ इक्वल टू A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू D, यानी कि 4 तरीके से आप इसे लिख सकते हैं और सभी एक दूसरे के इक्वल हैं, इसलिए जिसका जैसा डेटा गिवन होता है या जिसकी रिक्वायरमेंट होती है उसी के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर वेट हमें सोल्व करना है तो नंबर ऑफ मोल्स होना चाहिए, इसलिए हमने नंबर ऑफ मोल्स लिखा। ठीक, यहाँ पर नॉर्मेलिटी गिवन है इसलिए नॉर्मेलिटी की टर्म्स में लिखा। तो जैसा डेटा गिवन है या जैसा कैलकुलेशन करना है उसके अकॉर्डिंग आप लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। नंबर ऑफ मोल्स में हम एज्यूम करते हैं लेट द W इज़ द वेट ऑफ द NaOH, जैसा अभी एज्यूम किया था, डिवाइडेड बाय मोलर मास 40 और NaOH का n फैक्टर 1, ये आपको लिखवाया हुआ है, n फैक्टर ऑफ ईच। जर्नल बेसिस और जर्नल एसिड सब लिखवा दिए आपको। फिर भी आपको कोई ऐसा मिलता है जिसका आपको नहीं पता है, क्वेश्चन में है, तो आप वो सेंड करिए, मैं उसका आंसर बताऊँगा क्या होगा। ठीक है, n, अब इसकी नॉर्मेलिटी कितनी गिवन है, 0.1, वॉल्यूम कितना 100, फिर वही हमें नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखा है नंबर, इट मीन्स वॉल्यूम शुड बी इन लीटर, तो वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट कर दिया, वही आंसर आएगा। देयरफॉर W इक्वल टू 0.4 ग्राम, आंसर वही आएगा जो ऊपर आया था, कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। ठीक है, अगर आपने करेक्ट कैलकुलेशन किया है तो सेम आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 सॉल्व करते हैं। इसे भी हम 2 मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर आपको जो बेटर लगे आप उस मेथड से सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, टू न्यूट्रलाइज द 20 ml ऑफ 0.1 m एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, 20, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, 20 ml ऑफ 0.1 m H3PO3 फॉस्फोरस एसिड एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, और कहता है द वॉल्यूम ऑफ 0.1 m, वॉल्यूम अननोन है, ऑफ 0.1 m KOH सॉल्यूशन, KOH एक्वस सॉल्यूशन, ये हमें सॉल्व करना। मीन्स 20 ml ऑफ 0.1 m H3PO3 को न्यूट्रलाइज करने के लिए, टू कंप्लीट न्यूट्रलाइज हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 0.1 m KOH शुड रिक्वायर्ड। अब ये न्यूमेरिकल है, अब इसे हम वही 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम मोल कंसेप्ट के बेस पर सॉल्व करते हैं, मोल कंसेप्ट, और मोल कंसेप्ट के लिए वी हैव टू राइट डाउन द इक्वेशन, तो राइट इक्वेशन लिख लेते हैं, H3PO3
प्लस KOH। अब प्रोडक्ट लिखें नहीं लिखें कोई इफेक्ट नहीं। आपको लगता है कि सर हमें तो प्रोडक्ट पता ही नहीं है कि क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है, और या क्या रिएक्शन होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको प्रोडक्ट नहीं पता है, मत लिखिए, ठीक। बैलेंस इक्वेशन करने का मैंने आपको एन फैक्टर मेथड बताया था। तो H3PO3 एक एसिड है जिसका एन फैक्टर क्या होता है, जब वो कंप्लीट रिएक्शन करेगा तो उसका एन फैक्टर 2 होगा, ये आपको लिखवाया हुआ है, ठीक है। H3PO4 का एन फैक्टर 3 होता है, लेकिन H3PO3 का एन फैक्टर 2 होता है। इट कैन रिलीज ओनली 2H बिकॉज 2 हाइड्रोजन अटैच विद ऑक्सीजन, 1 हाइड्रोजन अटैच विद फॉस्फोरस, ठीक है। तो वो रिलीज़ नहीं होगा, रूम टेम्परेचर का रिएक्शन है, ठीक है। इसमें कहीं हीटिंग नहीं लिखा है, हीट करते हैं तो तीसरा H भी रिलीज़ हो सकता है, लेकिन रूम टेम्परेचर पर केवल वही H रिलीज़ होते हैं 2000 अटैच विद ऑक्सीजन, ठीक है, जो जर्नल आपको बताया था। तो इसका एन फैक्टर 2 और इसका एन फैक्टर क्या है 1, तो ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 1 H3PO3 और ये हो जाएगा 2 KOH। अब मैंने कहा ना प्रोडक्ट लिखिए या नहीं लिखिए, वैसे अगर प्रोडक्ट लिखेंगे तो ये होगा K2HPO3 प्लस H2O, ठीक है। और यहाँ बैलेंस करेंगे तो K2HPO3 प्लस 2H2O, ठीक। 3 हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 और 1 5 हाइड्रोजन, 3 और 2 5 ऑक्सीजन, 3 और 2 5, ठीक है, 2 पोटेशियम 2 सभी सब एटम्स इक्वल होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन प्रोडक्ट अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो प्रोडक्ट की जब तक इन्फॉर्मेशन आपसे कहा नहीं गया, क्वेश्चन में कुछ यूज़ ही नहीं करना प्रोडक्ट का, तो आप प्रोडक्ट लिखना चाहते हैं तो लिखिए, और अगर आपको प्रोडक्ट में कन्फ्यूज़न है तो लेफ्ट दोज प्रोडक्ट, लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए, अब मोल कंसेप्ट में क्या बताया था, अकॉर्डिंग टू द बैलेंस इक्वेशन मोल्स इक्वल होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड इक्वेशन, अब आप ध्यान से देखिए, इसके 1 मोल हैं, स्टोकियोमेट्री 1 का मतलब 1 मोल H3PO3, और इसके 2 हैं, तो क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H3PO3 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH है? नहीं है, दीज आर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है, एक 1 है और ये दूसरा 2 है, तो क्या 1 2 के इक्वल हो सकता है? नहीं, केमिस्ट्री में तो नहीं हो सकता, ठीक है, मैथ्स की हम बात नहीं कर रहे, केमिस्ट्री में नहीं हो सकता है, 1 = 2 नहीं होता है। तो इसका मतलब है हमें तो बैलेंस, हमें तो इक्वल लिखना है। क्वेश्चन मैंने पहले ही कहा ना, आपको मोल कंसेप्ट में दोनों के मोल्स को इक्वल होना है, ठीक। तो ठीक है, इक्वल लिख देते हैं, और इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, H3PO3 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH डिवाइडेड बाई 2। मैं KOH वाली साइड को 2 से डिवाइड कर दूंगा, या लेफ्ट वाली साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, नाउ बोथ आर इक्वल। अब तो इक्वल हो गए ना, ये 1 था ये 2 था, तो हमने इसे 2 से डिवाइड कर दिया, बिकेम इक्वल। अब ये भी 1 है और ये भी 1 है, ठीक है, तो मैथमेटिकली दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। या मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई, ऑब्वियसली जब ये डिवाइड में राइट साइड में है तो लेफ्ट में आएगा, तो मल्टीप्लाई में तो हो ही जाएगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल्स अभी बताया था 2 तरीके होते हैं, या तो वेट का, ठीक, या मोलैरिटी का। अब यहाँ वेट तो कहीं है नहीं, डेटा में कहीं नहीं है और ना यूज़ करना है, तो इसका मतलब मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, और ये भी नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। चलिए तो वैल्यू पुट करते हैं, H3PO3 का मोलैरिटी 0.1, वॉल्यूम 20 इंटू 10⁻⁻3। क्यों? क्योंकि हमें मोल्स लिखना है, हमें मिली मोल्स नहीं लिखना, इसलिए वॉल्यूम को लीटर में। मोलैरिटी 0.1, वॉल्यूम अननोन, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2, तो ठीक, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। देयरफॉर वॉल्यूम इक्वल टू 2 इंटू 0.1 इंटू 20 10⁻⁻3 डिवाइड बाई 0.1, ये कैंसिल आउट, ये कितना हो गया 4, ठीक है, और इंटू 10⁻⁻2 लीटर, ठीक है। और लीटर और आंसर किस में आना चाहिए, ml में आना चाहिए, इसका मतलब आंसर है 40 ml। क्यों ml में क्यों आना चाहिए, क्यों? क्योंकि ऑप्शंस में ml में ही लिखा हुआ है, इसका मतलब 40 ml इसका आंसर है। तो ये तो हुआ किसके बेस पर, मोल कंसेप्ट के बेस पर, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इक्विवेलेंट कंसेप्ट, ठीक। मोल कंसेप्ट क्लियर हुआ, आपको मोल्स को इक्वल लिखना है, अगर वो इक्वल हैं तो ठीक है, जैसे प्रीवियस वाले केस में दोनों इक्वल थे तो ठीक है डायरेक्टली, लेकिन इस केस में इक्वल नहीं है तो आप डिवाइड करिए, मल्टीप्लाई करिए, कुछ भी करिए, दोनों को क्या कर लिखना है, इक्वल लिखना है आपको, ठीक है, तभी न्यूमेरिकल का आंसर करेक्ट आएगा।
चलिए अब हम एक और, अगर उससे बचना चाहते हो कि नहीं सर हम तो बैलेंस इक्वेशन नहीं लिखना चाहते हैं, तो ग्राम इक्विवेलेंट है, तो इक्विवेलेंट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, इक्विवेलेंट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बस आपको लिखना है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H3PO3 इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KOH, बस इक्वल लिखना है। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपको बताया था क्या क्या होता है, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम। क्यों, मैंने कहा ना जैसा डेटा गिवन है, जैसा कैलकुलेशन करना है उसकी टर्म्स में लिखिए। और ऐसे ये भी मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम। H3PO3 की मोलैरिटी है 0.1, एन फैक्टर 2, वॉल्यूम 20 इंटू 10⁻³ इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ KOH 0.1, एन फैक्टर 1, वॉल्यूम अननोन। ठीक, तो सॉल्व करिए, वॉल्यूम 0.1 से 0.1 कैंसिल आउट, तो वही 4 इंटू 10⁻³ लीटर, और ml में 40 ml। ठीक है, सॉरी 2, तो इसे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे ऑब्वियसली लीटर को ml में कन्वर्ट करने के लिए, तो 40 आंसर आएगा। तो आंसर सेम ही आएगा, आप चाहे दोनों में से कोई भी कंसेप्ट यूज़ करें, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्लियर। चलिए ये तो था क्या, एसिड बेस टाइट्रेशन। बस इसमें यही होगा, ओनली एसिड एंड बेस, क्योंकि नाम ही लिखा है एसिड बेस टाइट्रेशन, तो केवल एसिड और बेस ही इन्वॉल्व होंगे। अब आप पर डिपेंड करता है, बॉल इज़ इन योर कोर्ट, कि जब क्वेश्चन आएगा तो आप किस मेथड को यूज़ करेंगे। आप मोल कंसेप्ट को यूज़ करना चाहे मोल कंसेप्ट यूज़ करिए, ग्राम इक्विवेलेंट से ग्राम इक्विवेलेंट से। एग्जाम में लिखा नहीं होता है क्वेश्चन के ब्रैकेट में, सॉल्व द प्रॉब्लम या सॉल्व द क्वेश्चन बाय दिस मेथड। ठीक है, इसलिए चॉइस इज़ योर्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, ये तो था, और भी क्वेश्चन देख लेना इसके, और सॉल्व होंगे तो और सॉल्व कर लेना। ठीक है, जैसे एक और, चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, और इस बार में 41 क्वेश्चन है। ठीक है, और मैं सीधा इसे ग्राम इक्विवेलेंट के बेस पर सॉल्व करता हूँ। 12 ml of 0.25 NH2SO4 is neutralized with 15 ml of the sodium hydroxide solution in titration, then the normality of the NaOH। तो NaOH की नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करना, 41 क्वेश्चन है उसी पेज का। ठीक, तो मैं सीधा लिख देता हूँ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। ठीक, आपको अगर कम टाइम में सॉल्व करना है क्वेश्चन, ठीक है, जब तक वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होगा या कोई स्पेसिफिक नहीं होगा, तब तक आपको इक्विवेलेंट कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मैं इक्विवेलेंट कंसेप्ट में कब प्रॉब्लम आएगी, ऐसा एक एग्जांपल आपको एंड में बता दूंगा टाइट्रेशन कंप्लीट होने के बाद, कि इस टाइप के क्वेश्चंस में यूज़ नहीं करना है इक्विवेलेंट कंसेप्ट। ठीक है, बाकी किसी भी क्वेश्चन में यूज़ करिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। इसकी नॉर्मेलिटी कितनी गिवन है, 0.25, और वॉल्यूम कितना है 12 ml यानी लीटर, 10⁻³ इसकी नॉर्मेलिटी अननोन है, और NaOH का वॉल्यूम कितना गिवन है 15 ml, 10⁻³ तो ये 10⁻³ से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH इक्वल टू क्या हुआ, 0.25 इंटू 12/15। ठीक है, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 4, ये हुआ 3, और ये हुआ 5। ठीक है, तो 1/5, 1/5 मीन्स 0.2 n। ठीक, कैपिटल N शोज द नॉर्मेलिटी। लीजिए सॉल्व। ठीक है, तो ये कोई भी क्वेश्चन, अब इसमें इक्वेशन भी लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है हमें। ठीक है, आप चाहें तो इक्वेशन लिख करके सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आंसर सेम ही आएगा, लेकिन इससे क्या होगा, टाइम कंज्यूम होगा। देखिए पहले तो आप इक्वेशन लिखेंगे, फिर आप उसे बैलेंस करेंगे, उसके बाद आप मोल्स को इक्वल करेंगे, क्योंकि दोनों के मोल्स इक्वल नहीं होंगे। H2SO4 का 1 मोल होगा और NaOH का 2 मोल होगा, तो आप NaOH के मोल्स को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, या H2SO4 के मोल्स को 2 से मल्टीप्लाई, इस तरह से उनके मोल्स इक्वल होंगे। उसके बाद फिर आप मोलैरिटी लेंगे, मोलैरिटी है नहीं, यहाँ पर क्या है, नॉर्मेलिटी है, तो आप पहले नॉर्मेलिटी को किस में कन्वर्ट करेंगे, मोलैरिटी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, उसके बाद फिर आपका मोलैरिटी का आंसर आएगा, फिर मोलैरिटी के आंसर को आप मल्टीप्लाई करेंगे एन फैक्टर से, तब आपका नॉर्मेलिटी। यानी ये टाइम टेकिंग मेथड है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो इनकरेक्ट है, करेक्ट तो वही है। ठीक
ठीक है। परफेक्ट तो मेथड मोल कंसेप्ट ही है, बट वो टाइम टेकिंग होता है, ठीक है। इसलिए हम लेस टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस मेथड को यूज़ कर लेते हैं, ठीक। बाकी आप जैसा आपको ठीक लगता है, ठीक है, जो बेटर आपको लगता है। चलिए, ये तो था कौन सा कंसेप्ट, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड नेक्स्ट टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन। सेकंड, रेडॉक्स टाइट्रेशन। रेडॉक्स टाइट्रेशन मीन्स, अब रेडॉक्स ऑब्वियसली रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, दोनों रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होंगे, उसी को रेडॉक्स टाइट्रेशन कहा जाएगा, ठीक है। चलिए, तो रेडॉक्स टाइट्रेशन में अब क्या होगा, ऑब्वियसली एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक। जर्नल केस में तो एक रिड्यूसिंग एजेंट और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो ही रेडॉक्स रिएक्शन है जर्नल केसेस में। बट कभी कभी क्या होगा, दो रिड्यूसिंग एक ऑक्सीडाइजिंग, या दो ऑक्सीडाइजिंग एक रिड्यूसिंग, या दो रिड्यूसिंग दो ऑक्सीडाइजिंग, मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। ये जितने ज़्यादा कॉम्बिनेशन होंगे उतना ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है, ठीक है। अब रेडॉक्स टाइट्रेशन में क्या करते हैं, दो ही सेम वही मेथड है, ठीक। एक मोल कंसेप्ट का और एक लिख लेते हैं हम, ऑन द बेसिस ऑफ मोल कंसेप्ट according to the balanced equation, number of moles of reducing agent equal to number of moles of ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट जो भी है उसके नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और अगर एक से ज़्यादा हैं तो उन सब का क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, सम ऑफ द मोल्स ऑफ, या समेशन ऑफ द मोल्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इक्वल टू द समेशन ऑफ मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और समेशन मतलब अगर एक से ज़्यादा की, मतलब कॉम्प्लिकेटेड केस की अगर बात करते हैं तो, ठीक, समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है, अगर एक से ज़्यादा है, इक्वल टू समेशन ऑफ number of moles of oxidizing agents, अगर वो एक से ज़्यादा हैं तो, ठीक है। एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक। या आप MV लिख सकते, वो तो पता ही है आपको, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम है, ठीक। एक तो ये। अब अगर ये मोल कंसेप्ट के बेस पर आप नहीं सॉल्व करना चाहते हैं तो आप क्या, कौन सा यूज़ करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ इक्विवेलेंट कंसेप्ट, ठीक है। और इक्विवेलेंट कंसेप्ट पर क्या होगा, एट इक्विवेलेंस पॉइंट, एट द इक्विवेलेंस पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट पर क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ reducing agent should be equal to the number of gram equivalent of oxidizing agent, और अगर ये एक से ज़्यादा हैं तो सेम वही ऐसे ही समेशन आ जाएगा, सम ऑफ द, ठीक है। चलिए अब
मीन्स आपको कोई भी टाइट्रेशन है, ये नाम सिर्फ लिखे हैं, नाम इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि वो उसमें रिएक्टेंट की नेचर के बेस पर नाम लिख दिया है, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या एसिड बेस, बस ऐसे नाम लिख दिया। अदरवाइज कंसेप्ट सभी का एक ही बेसिक कंसेप्ट है, या तो मोल यूज़ कर रहे हैं तो बैलेंस करिए इक्वेशन, दोनों के मोल्स को इक्वल लिखिए जिसे भी हमें सोल्व करना है, ठीक है। वो एक रिएक्टेंट हो सकता है, एक प्रोडक्ट हो सकता है, दोनों प्रोडक्ट या दोनों रिएक्टेंट, ठीक, कुछ भी हो सकता है। और अगर आप इक्विवेलेंट कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं तो आपको फिर इक्विवेलेंस पॉइंट पर विदाउट बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस भी नहीं करना है, बस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल लिख देना है। कोई भी दो रिएक्टेंट, दो प्रोडक्ट या एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट, ठीक है, उन्हें इक्वल कर दीजिए, ठीक है। और अगर वो रिड्यूसिंग जैसे ज़्यादा हैं तो सम कर दीजिए उसका। या मान लो पिछले वाले ही क्वेश्चन में एसिड बेस टाइट्रेशन में दो एसिड है कंटेनर में और बेस एक है, तो दोनों एसिड का मोल्स का सम बेस के मोल के इक्वल होगा, या दोनों के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का सम बेस के ग्राम इक्विवेलेंट के इक्वल होगा, ठीक है। तो दो या दो से ज़्यादा है तो बस आपको एक साइड लिखना है, एसिड को एसिड की साइड लिखना है ऐड करके और बेस को